So hello dear friends, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the today's class we are going to start a new chapter. So the next chapter in strength of material is slope and deflection. So the next chapter that we are going to start today is slope and deflection. हमने एक चैप्टर पहले ही पढ़ा है that is axial deflection of the bar or axial deformation of the bar. Now in that chapter what we have calculated axial deformation. So suppose this is a bar and this bar is subjected to axial force. So when the bar is subjected to axial force, इस केस में हमने क्या निकाला था, डिफॉर्मेशंस निकाले थे किसके, मेंबर के या बार के या बीम के. नाउ इन द करंट केस, जो करंट हमारा चैप्टर है, इन दिस केस हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार व्हेन द बार इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग. So in this case the bar is subjected to transverse loading and transverse loading के लिए हम क्या निकालेंगे, deflections निकालेंगे, deformations निकालेंगे. उस चैप्टर में हमने क्या निकाला था, एक्सियल लोडिंग के लिए सारा का सारा लोड कैसा था, हमने अलग अलग केसेस देखे बट लोड वैसा ही था. लोड वाज अलोंग द एक्सियल एक्सिस, ठीक है, लोड वाज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. बट हियर इन दिस केस, इन दिस चैप्टर जो लोडिंग रहेगा, दैट लोडिंग इज अलोंग दी ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग लोड एक्ट करेगा. सो यहाँ पे जो भी बात होगी डिफॉर्मेशंस की, वो डिफॉर्मेशंस आएंगे ड्यू टू ट्रांसवर्स लोडिंग. So suppose this is the bar and this bar is subjected to transverse loading. So due to transverse loading bar इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा. And जो डेल्टा हम कैलकुलेट करेंगे, that delta will also be in transverse direction this. ठीक है. So इस चैप्टर में हम क्या कैलकुलेट करने वाले, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने वाले. नाउ एक्सियल डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन आ रहा था वो किसकी वजह से आ रहा था, एक्सियल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ रहा था ड्यू टू एक्सियल फोर्स. वेयर एज जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आता है ड्यू टू शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों की वजह से. देखिए आप इस स्ट्रक्चर में शियर फोर्स आएगा, यू विल से यस इस स्ट्रक्चर में शियर फोर्स आएगा. इस स्ट्रक्चर में बेंडिंग मोमेंट आएगा, यू विल से यस इस स्ट्रक्चर में बेंडिंग मोमेंट भी आएगा. सो जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आता है वो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों की वजह से आता है. नाउ एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है that if delta b, I assume it is deflection due to bending and delta s is deflection due to shear force. तो experimentally ये देखा गया है the ratio of, I will write experimentally, the ratio of delta b to delta s, this is equals to k times of L by d square. The ratio of delta b to delta s is k times of L by d square एंड k का जो वैल्यू होता है इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 के अराउंड होता है k का वैल्यू. सो डेल्टा v अपॉन डेल्टा s क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट अपॉन रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन ड्यू टू शियर फोर्स. तो ये जो रेशियो है ये डिपेंड करता है k इंटू एल बाई डी स्क्वायर. सो आपने आरसीसी में पढ़ा होगा एज पर आई एस 456 एल बाई डी रेशियो कैंटिलीवर बीम के लिए कितना होता है, इट इज 7. फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम इट इज 20 एंड फॉर कॉन्टिन्यूअस बीम इट इज 26. तो अलग अलग टाइप के बीम्स के लिए एल बाई डी रेशो अलग अलग होता है. सो हम मोटा मोटा एल बाई डी रेशो की वैल्यू अगर 10 भी अज्यूम करते हैं एंड के की वैल्यू भी अराउंड 10 होती है, तो डिफ्लेक्शन ड्यू टू बेंडिंग कितना हो जाएगा, इट इज 1000 टाइम डिफ्लेक्शन ड्यू टू शियर फोर्स. दैट मीन जो बेंडिंग की वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा है इट इज वेरी 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 हाई एज कंपेयर टू डिफ्लेक्शन ड्यू टू शियर फोर्स. दैट इज व्हाई हम डिफ्लेक्शन ड्यू टू शियर फोर्स को क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन ड्यू टू शियर फोर्स को नेग्लेक्ट करते हैं. और अभी हम ये पूरे के पूरे चैप्टर में जितना भी डिफ्लेक्शंस का वैल्यू पढ़ेंगे, दैट डिफ्लेक्शन इज ओनली वैलिड फॉर डिफ्लेक्शन ड्यू टू बेंडिंग. बेंडिंग की वजह से जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वही हम कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज शियर की वजह से जो डिफ्लेक्शन आता है दैट इज वेरी 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 लेस एज कंपेयर टू डिफ्लेक्शन ड्यू टू बेंडिंग. इसलिए हम शियर की वजह से जो डिफ्लेक्शन आता है उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं. सो इसमें लिखिए k is a constant and L is length of span, D is depth of beam. इसमें लिखिए the deflection due to bending is many times greater than shear deflection. Therefore, for all practical purposes, deflection due to shear force is neglected. ठीक है.
सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम क्या ले रहे हैं, डिफ्लेक्शन ड्यू टू शियर फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्शन किसका ले रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्शन ले रहे ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। नाउ देखिए व्हेन द बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स, तो इस केस में डिफ्लेक्शन कितना आया था, डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ई, ठीक है। नाउ इन दिस केस हमने ए ई बाय एल को क्या बोला था, ए ई बाय एल वॉज एक्सियल स्टिफनेस ऑफ बार, एंड ए ई को क्या बोला था हमने, ए ई वॉज एक्सियल रिजिडिटी। याद आ रहा है आपको, ए ई बाय एल क्या था, इट वॉज एक्सियल स्टिफनेस ऑफ द बार। कैसे निकाला था, स्प्रिंग से कंपेयर किया था, स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन इज पी बाय के, ठीक है। डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग इज इक्वल टू फोर्स इन स्प्रिंग अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। तो वहां से हमने एक्सियल स्टिफनेस ऑफ द बार को कंपेयर करके निकाला था एंड देन एक्सियल रिजिडिटी बताया था। सिमिलरली फॉर दिस केस, अभी मैं आपको सिर्फ रिजल्ट बता रहा हूँ, रिजल्ट कैसे आता है वो अभी हम आगे देखेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू पी एल क्यूब अपॉन 3 EI, and here EI by L is nothing but flexural stiffness and EI is equals to flexural rigidity। जितनी ज्यादा EI by L की वैल्यू होगी उतना कम क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा। जितनी ज्यादा EI by L की वैल्यू होगी उतना कम डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। सो EI by L एंड EI ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ मेंबर अगेंस्ट डिफ्लेक्शन ड्यू टू बेंडिंग। वैसे ही AE by L या AE क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, रेजिस्टेंस ऑफ मेंबर अगेंस्ट deflection due to axial force or you can say axial deformation. So EI by L is what, EI by L is flexural stiffness and EI is flexural rigidity। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आपको बोलेगा the flexural rigidity is that much, the flexural stiffness is that much, तो आपको पता होना चाहिए वो किसकी वैल्यू दे रहा है। EI by L is flexural stiffness and EI is flexural rigidity। Now अब ये जो चैप्टर है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने का, इसमें बेसिकली हम 5 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। हम लोग 5 अलग अलग टाइप के मेथड्स पढ़ेंगे जिन मेथड्स को यूज करके हम क्या निकालेंगे, हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ लोडिंग इन एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी टाइप की लोडिंग के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। बट ये जो 5 मेथड्स है, दीज मेथड्स आर वेरी 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 लेंथी मेथड्स, ठीक है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें 15 से 20 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाएंगे। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। सो फॉर योर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिक्स या कुछ शॉर्टकट जिससे कि हम ऑब्जेक्टिव को जल्दी सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले हम ये 5 मेथड्स पढ़ेंगे एंड फिर हम पढ़ेंगे कुछ ट्रिक्स या कुछ शॉर्टकट्स जिससे कि हम इजीली आंसर्स को कैलकुलेट कर ले फॉर योर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। बट ये मेथड्स स्टार्ट करने से पहले या फिर शॉर्ट ट्रिक पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पढ़ने हैं एंड दैट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। सो प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, स्टैंडर्ड results of slope and deflection, standard results of slope and deflection। now before starting standard results मैं आपको end condition बता देता हूँ। end condition for slope and deflection, so suppose there is a cantilever beam and this cantilever beam is subjected to point load at the free end, ठीक है। इस तरीके से आपका लोडिंग कंडीशन है। आई एम अज्यूमिंग दिस इज एंड ए एंड दिस इज एंड बी। तो इसके लिए एंड कंडीशंस चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एंड कंडीशंस। सो एंड कंडीशंस का मतलब क्या होता है, आई हैव टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट एंड्स, दैट इज थीटा ए एंड थीटा बी, सिमिलरली डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। अभी सिर्फ और सिर्फ हम क्वालिटेटिवली एनालाइज करेंगे कि थीटा 0 होगा या नॉन 0 होगा, डेल्टा 0 होगा या नॉन 0 होगा। तो आप मुझे बताइए ए पर थीटा 0 होगा क्या, तो यू विल से यस ए इज अ फिक्स्ड एंड, ए पे रोटेशन अलाउड नहीं है, दैट मींस ए पे क्या होगा, थीटा 0 होगा। सो थीटा एट एंड ए इज हाउ मच, इज 0। सिमिलरली आप डेल्टा बताइए, क्या डेल्टा ए पे 0 होगा, यू विल से यस, क्योंकि एंड ए इज अ फिक्स्ड एंड, यहाँ पे डिफ्लेक्शन अलाउड नहीं है। सो डेल्टा एट एंड ए विल आल्सो बी व्हाट, विल आल्सो बी 0। तो ये क्या हो गई, एंड ए की एंड कंडीशन हो गई, इस बीम पे फिक्स्ड एंड की एंड कंडीशन। फिक्स्ड एंड की कंडीशन क्या होती है, उस पे ना स्लोप आता है ना ही डिफ्लेक्शन आता है। तो ये क्या हो गया, ये फिक्स्ड एंड की एंड कंडीशन हो गई।
फिक्स्ड एंड की एंड कंडीशन क्या होती है ना, फिक्स्ड एंड पे ना तो स्लोप आएगा ना ही क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। नाउ अगर इस बीम का मैं डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊं, सो दिस बीम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस। सो आप मुझे बताइए क्या एंड बी पे स्लोप जीरो होगा? यू विल से नो, क्योंकि एंड बी तो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना, तो एंड बी पे क्या है, द स्लोप इज नॉट जीरो। सिमिलरली एंड बी पे क्या डिफ्लेक्शन जीरो होगा? यू विल से नो, क्योंकि एंड बी डिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज व्हाई एंड बी पे डिफ्लेक्शन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। नाउ अब मैं सेकंड केस ले रहा हूँ, दिस वाज द फर्स्ट केस, अब मैं सेकंड केस ले रहा हूँ, a simply supported beam. So now I am considering a simply supported beam. So this is a simply supported beam and it is subjected to a point load P at center. This is end A, this is end B, this is point C. Now again in this case हमें क्या analyze करना है, हमें end condition analyze करनी है. So what we have to analyze, theta at point A, delta at point A, theta at point B, delta at point B, theta at point C and delta at point C. Now ये जो बीम है इसका लेंथ कितना है, L है, और जो ये लोड P लग रहा है ये कहाँ पे लग रहा है, ये सेंटर पे लग रहा है, दिस इज L/2 L/2। नाउ इन दिस केस आप क्या बताइए, ए पॉइंट पे थीटा आएगा क्या, ए पॉइंट पे रोटेशन आएगा? यू विल से यस, क्योंकि ए पॉइंट पे क्या, देयर इज अ हिंज सपोर्ट एंड हिंज सपोर्ट के अबाउट क्या है, रोटेशन अलाउ होता है, किस तरीके से रोटेट होगा। सो अगर मैं इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊं, द बीम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस, ठीक है। तो एंड ए पे जो थीटा आएगा, दैट थीटा विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, एंड ए पे थीटा इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। अब एंड ए पे आप डिफ्लेक्शन बताइए, क्या एंड ए पे डिफ्लेक्शन होगा, क्या ये बीम वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा? यू विल से नो, एंड ए पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि एंड ए पे क्या है, देयर इज अ सपोर्ट, देयर इज अ हिंज सपोर्ट, तो एंड ए पे डिफ्लेक्शन विल बी जीरो। सिमिलरली एंड बी पे भी थीटा क्या आएगा, थीटा इज नॉन जीरो एंड डिफ्लेक्शन इज जीरो, ठीक है। बी एंड क्या है, रोलर सपोर्ट है, तो उस पर रोटेशन अलाउड है, रोटेशन अलाउड है, तो थीटा एट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट डेल्टा एट बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एंड बी पे डिफ्लेक्शन अलाउड नहीं है। नाउ अब देखिए पॉइंट सी की बात करते हैं, पॉइंट सी पे बताइए क्या थीटा आएगा, क्या रोटेशन आएगा? सो पॉइंट सी पे देखिए, पॉइंट सी पे अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट कैसा आएगा, देखिए आप, टेंजेंट विल बी लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल आएगा। पॉइंट सी पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो हॉरिजॉन्टल आएगा, दैट मींस थीटा एट पॉइंट सी इज जीरो। सो थीटा कितना आएगा पॉइंट सी पे, थीटा एट पॉइंट सी इज जीरो एंड डेल्टा एट पॉइंट सी विल बी मैक्सिमम, वो आप देख ही सकते हैं यहाँ से कि पॉइंट सी पर क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम, सो डेल्टा एट पॉइंट सी इज मैक्सिमम बट थीटा एट पॉइंट सी इज व्हाट, जीरो। सो ये हो गया आपका एंड कंडीशन किसके लिए, दिस इज एंड कंडीशन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। अब देखते हैं हम एंड कंडीशन फॉर अ कैंटिलीवर बीम, और आई विल से अ propped cantilever beam with internal hinge. So this is a propped cantilever beam with internal hinge and this is subjected to a load P at this point. ठीक है। नाउ इसके ऊपर हम कई सारा डिस्कशन कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप देख सकते हैं। हम प्रॉप कैंटिलीवर विद इंटरनल हिंज या इंटरनल हिंज के ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं, इसलिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर से देखिए अगर आपको जरा सा भी डाउट है इंटरनल हिंज के कॉन्सेप्ट में। तो नाउ हमने देखा था प्रॉप कैंटिलीवर विद इंटरनल हिंज, इसमें डिफ्लेक्शन कैसा होगा, दिस विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस, ठीक है। कैसा डिफ्लेक्शन होगा, जो पोर्शन ए सी है, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, जो पोर्शन ए सी है उसमें क्या आएगा, उसमें बेंडिंग आएगी, उसमें डिफॉर्मेशन आएंगे, और जो पोर्शन सी भी है वो क्या एज अ होल रोटेट करेगा, वो रोटेट करेगा, ठीक है, उसमें बेंडिंग नहीं आएगी। हमने देखा था इन द पोर्शन बी सी बेंडिंग मोमेंट क्या था, जीरो आ रहा था। सो हियर इन दिस केस अगर मैं इसकी एंड कंडीशन पे बात करूं तो थीटा ए क्या होगा, थीटा ए विल बी जीरो, डेल्टा ए क्या होगा, डेल्टा ए विल बी जीरो, थीटा बी क्या होगा, थीटा बी विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, डेल्टा बी क्या होगा, डेल्टा बी विल बी इक्वल टू जीरो। अगर सी पे बात करूं तो थीटा सी क्या होगा, नाउ इन दिस केस यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ थीटा सी, आपको थीटा सी की दो वैल्यूज मिलेगी, देखिए कैसे, वन इज दिस थीटा सी ए एंड सेकेंड विल बी दिस थीटा सी बी। सो आपको थीटा सी की कितनी वैल्यूज मिल रही है, ऐसे दो वैल्यूज मिल रही है, तो थीटा सी ए विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, थीटा सी बी विल ऑल्सो बी नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड थीटा सी ए विल नॉट बी इक्वल टू थीटा सी बी। समझ में आया? बाकी हर पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में थीटा सेम होगा, सिर्फ जिस पॉइंट पर इंटरनल हिंज है उस पॉइंट के लेफ्ट में कुछ और थीटा होगा, उस पॉइंट के राइट में कुछ और थीटा होगा, ठीक है।
क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सी पॉइंट के अबाउट रोटेशन अलाउड हो गया, सी पॉइंट पे मोमेंट की वैल्यू 0 हो गई है। अब बात करते हैं डेल्टा एट सी। सो डेल्टा एट सी विल ऑल्सो नॉट बी इक्वल टू 0, डिफ्लेक्शन तो आएगा ही सी पे। तो ये क्या है? दीज आर दी एंड कंडीशंस, ठीक है। सो हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन स्टार्ट करें या उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले से स्टार्ट करें, उसके पहले आपको थोड़ा सा एंड कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए। दैट फिक्स्ड एंड पे रोटेशन भी 0 होगा एंड फिक्स्ड एंड पे डिफ्लेक्शन भी 0 होगा। हिंज सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट पे क्या होगा? रोटेशन 0 नहीं होगा बट डिफ्लेक्शन 0 होगा। सिमिलरली रोलर सपोर्ट पे भी क्या होगा? रोटेशन 0 नहीं होगा बट डिफ्लेक्शन 0 होगा। बट कहीं पे इंटरनल हिंज आ रहा है तो इंटरनल हिंज पे क्या होगा? इंटरनल हिंज वाले पॉइंट पे आपको दो वैल्यूज मिलेगी रोटेशन की, ठीक है। इंटरनल हिंज के लेफ्ट में अलग थीटा होगा, इंटरनल हिंज के राइट में अलग थीटा होगा। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स है किसी भी स्ट्रक्चर में देख लीजिए आप, किसी भी स्ट्रक्चर में देख लीजिए, ये जो डिफ्लेक्टेड शेप है इसमें हर पॉइंट के लेफ्ट में भी वही थीटा, राइट में भी वही थीटा। ये डिफ्लेक्टेड शेप देख लीजिए, ये डिफ्लेक्टेड शेप में सी पॉइंट के अलावा हर पॉइंट के लेफ्ट में भी वही थीटा रहेगा, राइट में भी वही थीटा रहेगा। इसमें भी देख लीजिए, इस डिफ्लेक्टेड शेप के हर पॉइंट पे लेफ्ट में भी वही थीटा रहेगा, राइट में भी वही थीटा रहेगा। बट इंटरनल हिंज ही ऐसा एक पॉइंट है जिसके लेफ्ट में कुछ और थीटा आएगा, राइट में कुछ और थीटा आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल हिंज के अबाउट रोटेशन अलाउ हो गया, इंटरनल हिंज पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। So now we will move on to the standard results, ठीक है। अब हम standard results पर चलते हैं। तो first standard result is, आप एक टेबल बना लीजिए। So this is loading diagram, slope and deflection. So हम देखते हैं first loading diagram. So this is a cantilever beam subjected to a point load at the free end. Length is L. Now this end is A, this end is B. ठीक है। तो पहला जो लोडिंग डायग्राम है, इट इज अ कैंटिलीवर बीम which is subjected to point load at the free end. So for this case थीटा ए कितना हो जाएगा? थीटा ए 0। थीटा बी कितना हो जाएगा? थीटा बी इज इक्वल टू PL स्क्वायर अपॉन 2EI, ठीक है। डिफ्लेक्शन देखिए, डेल्टा एट पॉइंट ए विल बी 0 and delta at point B will be PL cube by 3EI. So theta at point A is 0, delta at point A is 0, theta at point B is PL square by 2EI and delta at point B is PL cube by 3EI. अब यहाँ पे ए बी से याद नहीं रखना, आपको फ्री एंड और फिक्स्ड एंड से याद रखना है। दैट इज अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। इसके लिए फ्री एंड पे जो स्लोप आएगा दैट इज PL स्क्वायर अपॉन 2EI और फ्री एंड पे जो डिफ्लेक्शन आएगा दैट इज PL क्यूब बाय 3EI। सेकेंड रिजल्ट लिखिए। सो सेकेंड इज ऑल्सो अ कैंटिलीवर बीम and now this cantilever beam is subjected to a point load in between, ठीक है। इसमें in between point load है, this is length A and this is B, ठीक है। so in this case जो point load लग रहा है वो free end पे नहीं लग रहा है। now देखिए इसका deflection कैसा आएगा? इसका deflection will be like this, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको points दूं, so this is point A, this is point B, this is point C. In the portion C to B क्या कोई बेंडिंग मोमेंट आ रहा है? देखिए इन द पोर्शन सी टू बी, आप यहाँ पे एक सेक्शन ले लीजिए, इधर एक सेक्शन ले लीजिए। इस सेक्शन के राइट में देखिए क्या कोई फोर्स है? कोई फोर्स नहीं है, तो इस सेक्शन में कोई मोमेंट नहीं आएगा। सो इन द पोर्शन सी टू बी देयर इज नो बेंडिंग मोमेंट। और हमने अभी पढ़ा कि जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? बेंडिंग मोमेंट की वजह से आ रहा है। सो इन द पोर्शन सी बी कोई बेंडिंग नहीं आएगा, दैट मीन्स इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये कैसा होगा? ऐसे स्ट्रेट लाइन। नाउ आप यहाँ पे देखिए delta at C, can I write this is delta at C? लिख सकता हूँ मैं delta at C. Now since this is a straight line, तो this angle is theta at C and इसको मैं लिख रहा हूँ delta B2, इसको लिख रहा हूँ delta B1. So delta at B is equals to delta B1 plus delta B2, लिख सकते हैं हमेशा। So can I write tan theta C is equals to delta B2 upon small b, लिख सकते हैं। tan theta is equals to what? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल को, तो इसमें थीटा क्या है? थीटा c, perpendicular is delta B2 and base is small b. So we know that this theta c is very small. So can I write tan theta c is equivalent to what? Is equivalent to theta c. So delta B2 is equals to theta c into b, लिख सकते हैं। ये मैंने इसमें लिख दिया क्या? स्लोप वाले में, आप डिफ्लेक्शन में लिखिएगा। नाउ आप बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा ए?
थीटा ए इज 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा सी? अभी हमने देखा कैंटिलीवर के फ्री एंड पे अगर पॉइंट लोड लगता है तो उसपे कितना स्लोप आता है फ्री एंड पे? इट इज PL स्क्वायर अपॉन 2EI. अभी देखा हमने PL स्क्वायर अपॉन 2EI. तो यहाँ पे थीटा एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा? थीटा एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू P इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2EI. ठीक है, थीटा एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा? P इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2EI. एंड फ्रॉम C to B क्या है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन. सो थीटा एट B इज इक्वल टू व्हाट? थीटा एट C. थीटा एट B कितना हो गया? थीटा एट C के बराबर. नाउ can we calculate the value of delta B2? So delta B2 is equals to what? Theta C into B. Theta C क्या है? It is PA square upon 2EI into B. So delta B2 कितना हो गया? It is PA square B upon 2EI. ठीक है, so delta B2 की वैल्यू आ गई है यहाँ से. हमें पता है that delta B is equals to delta B1 प्लस डेल्टा B2 where डेल्टा B1 is equals to डेल्टा C. अब बताइए डेल्टा C की वैल्यू क्या होगी? अभी हमने कैलकुलेट किया, अगर कैंटिलीवर में फ्री एंड पे पॉइंट लोड लगता है तो फ्री एंड पे डेल्टा कितना आता है? PL क्यूब बाई 3EI. सो डेल्टा C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा C इज नथिंग बट P इंटू A का क्यू अपॉन 3EI. सो कैन आई राइट डेल्टा B इज इक्वल्स टू डेल्टा B1 तो डेल्टा C के बराबर है, दैट इज PA क्यूब बाई 3EI प्लस डेल्टा B2 इज PA स्क्वायर B अपॉन 2EI. सो इन दिस वे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इन दिस वे आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिफ्लेक्शन एंड स्लोप एट द फ्री एंड. अगर पॉइंट लोड कहाँ पे लग रहा है? पॉइंट लोड इन बिटवीन लग रहा है इन दी कैंटिलीवर बीम. अगर कैंटिलीवर बीम में पॉइंट लोड इन बिटवीन लग रहा है तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट दी free end. So the next formula is a cantilever beam subjected to point moment at the free end. So this is a cantilever beam and this beam is subjected to point moment at the free end. Now in this case क्या हो जाएगा? स्लोप का फॉर्मूला, द फॉर्मूला फॉर स्लोप, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. सो स्लोप एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ए इज अ फिक्स्ड एंड. एंड स्लोप एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा? थीटा बी इज इक्वल्स टू ML बाय EI. जब यहाँ पे पॉइंट लोड P लगा था तो कितना स्लोप आ रहा था? दैट इज PL स्क्वायर बाई 2EI. अब यहाँ पे मोमेंट लगा है तो कितना स्लोप आ रहा है? इट इज ML अपॉन EI. सिमिलरली डेल्टा एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा? डेल्टा एट पॉइंट ए विल बी 0. क्यों पॉइंट ए पर डेल्टा 0 हो जाएगा? क्योंकि पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ए इज अ फिक्स सपोर्ट. एंड डेल्टा एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा? इट इज ML स्क्वायर अपॉन 2EI. सो डेल्टा एट पॉइंट ए इज 0, डेल्टा एट पॉइंट बी विल बी ML स्क्वायर बाई 2EI. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला नंबर 3. देखिए जो सेकंड वाला फॉर्मूला था ना वो आपको याद नहीं रखना है क्योंकि उसका प्रोसीजर हमने देख लिया है कि सेकंड वाला फॉर्मूला हमने कैसे निकाला, फर्स्ट वाले फॉर्मूला से ही कैलकुलेट किया. इसलिए मैं इसको फॉर्मूला नंबर 3 लिख रहा हूँ. जो जो आपको याद रखने वही वाले फॉर्मूले को मैं नंबरिंग दे रहा हूँ. सो फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या था? पॉइंट लोड at the free end of cantilever. Second था point moment at the free end of cantilever, and this is third one. Now in this case a cantilever beam is subjected to uniformly distributed load. So a cantilever beam is subjected to uniformly distributed load UDL of intensity W. Length कितना है बीम का? The length of the beam is L. This is end A, this is end B. नाउ इन दिस केस आप बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा एट ए. ए पे तो स्लोप 0 होगा क्योंकि ए क्या है? फिक्स्ड एंड है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एट ए? डिफ्लेक्शन एट ए भी क्या होगा? 0, क्योंकि ए क्या है? ए इज अ फिक्स्ड सपोर्ट. नाउ द वैल्यू ऑफ स्लोप एट पॉइंट बी, दैट इज थीटा एट पॉइंट बी विल बी इज इक्वल्स टू WL क्यूब अपॉन 6EI. And the value of delta at point B is WL की power 4 upon 8EI. So theta at point B is WL cube by 6EI and delta at point B is WL की power 4 upon 8EI. So next loading condition देखते हैं हम. Next loading condition, next is a cantilever beam and this time this cantilever beam is subjected to uniformly varying load. ठीक है, कैसा है ये? ट्रायंगुलर लोडिंग है विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट द फिक्स्ड एंड एंड 0 इंटेंसिटी एट द
फ्री एंड, लेंथ कितना है बीम का, लेंथ इज L. सो सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना है, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज W. कहाँ पे आ रहा है मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज एट फिक्स्ड एंड. कौन सा केस हो गया, दिस इज केस नंबर 4. नाउ फॉर दिस थीटा एट A कितना हो जाएगा, इट इज 0. डेल्टा एट A इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. थीटा एट B इज इक्वल्स टू WL³/24 EI and delta at point B is WL⁴/30 EI. So theta at point B is WL³/24 EI and delta at point B is WL⁴/30 EI. Now next is case number 5, a cantilever beam, and this time this cantilever beam is subjected to uniformly varying load, but this time maximum intensity कहाँ पे है, maximum intensity is at free end. maximum intensity कहाँ पे आ रहा है, free end पे. so this is end A, this is end B. यहाँ पे intensity कितना है, W. so free end पर आ रहा है maximum intensity. नाउ अगर आपको केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4 के रिजल्ट्स याद है तो आपको केस नंबर 5 के रिजल्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज केस नंबर 5 इज इक्वल्स टू 3 - 4 और यू कैन से 4 + 5 इज इक्वल्स टू 3. देखिए ये जो ट्रायंगुलर लोडिंग है, दिस ट्रायंगुलर लोडिंग, ये ट्रायंगुलर लोडिंग को इस 4 नंबर वाला ट्रायंगुलर लोडिंग से अगर आप ऐड कर दोगे, ये दोनों ट्रायंगुलर लोडिंग को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा. इन दोनों ट्रायंगल्स को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, विच इज नथिंग बट दिस यूडीएल. वो क्या है, ये यूडीएल है. सो ये दोनों ट्रायंगल, दैट इज केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5 के ट्रायंगल को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, विच इज नथिंग बट अ यूडीएल. सो आपको यहाँ पे केस नंबर 5 के रिजल्ट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है. केस नंबर 5 के रिजल्ट केस नंबर 3 एंड 4 से आ जाते हैं. दैट इज थीटा एट B इज इक्वल्स टू WL³/6 EI माइनस WL³/24 EI. कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा WL³/8 EI. ठीक है, WL³/6 EI को लिख सकते हैं हम 4 WL³/24 माइनस WL³/24 कितना आ जाएगा, 3 WL³/24. तो 3/24 इज 1/8, WL³/8 EI आ जाएगा. डेल्टा एट पॉइंट B आपको निकालना है, वो भी आप निकाल सकते हैं. इट इज WL⁴/8 EI माइनस WL⁴/30 EI. सो डेल्टा एट पॉइंट B क्या हो जाएगा, 1/8 माइनस 1/30. सो ये आ जाता है 11 WL⁴/120 EI. सो अगर आपको फॉर्मूला नंबर 3 एंड फॉर्मूला नंबर 4 याद है तो आपको 5 याद रखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला नंबर 6. नाउ दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम and this beam is subjected to a point load at the center. The beam is subjected to a point load at the center. This is L/2, this is L/2. So for this case आप बताइए, suppose this is point A, this is point B and center point is C. क्या थीटा एट A 0 होगा, नहीं. You will say थीटा एट A will not be equals to 0, क्योंकि हमने पढ़ा था क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में हिंज सपोर्ट है. सिंपली सपोर्टेड बीम में हिंज सपोर्ट है पॉइंट ए पे. पॉइंट ए पे हिंज सपोर्ट है, दैट मीन्स पॉइंट ए पर स्लोप 0 नहीं होगा. कितना होता है स्लोप, इट इज PL² EI. and due to symmetricity theta at B is also equals to PL² EI. नाउ यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू हम देख रहे हैं इन सभी फॉर्मूले से, ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको बता रहा हूँ, आपको इसका डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ.
आगे हम देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, उसमें मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्लोप ये एनालाइज नहीं कर रहे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। सिमिलरली डिफ्लेक्शन के केस में डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आएगा कि अपवर्ड डिफ्लेक्शन आएगा ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। सो थीटा एट ए is equals to PL square upon 16 EI, theta at B is equals to PL square upon 16 EI and थीटा एट सी कितना हो जाएगा, थीटा एट सी विल बी 0 क्योंकि सी पॉइंट पे क्या आएगा, सी पॉइंट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा और सी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो सी पॉइंट पे टेंजेंट कैसा बनेगा, टेंजेंट एट पॉइंट सी विल बी लाइक दिस हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगा, दैट इज व्हाई थीटा एट पॉइंट सी कितना आएगा, थीटा एट पॉइंट सी विल बी 0। सिमिलरली देखिए डेल्टा एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, डेल्टा एट पॉइंट ए इट विल बी 0 क्योंकि पॉइंट ए पर क्या है, देयर इज अ हिंज सपोर्ट। डेल्टा एट पॉइंट बी विल ऑल्सो बी 0 क्योंकि पॉइंट ए पर देयर इज अ रोलर सपोर्ट पॉइंट बी पे। नाउ डेल्टा एट पॉइंट सी विल बी डेल्टा मैक्स एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा मैक्स विल बी इक्वल्स टू PL क्यूब बाय 48 EI। सो डेल्टा एट पॉइंट सी क्या है, डेल्टा एट पॉइंट सी इज नथिंग बट इट इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड द वैल्यू इज PL क्यूब बाय 48 EI। नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट इज केस नंबर 7, दैट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। दिस बीम इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी W। दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी W. So this is end A, this is end B and this is point C. C is what? C is center of the beam. So this is L by 2, this is also L by 2. Theta at A क्या होगा? It is not equals to 0 and the value is WL cube by 24 EI. Similarly theta at point B is also WL cube by 24 EI and theta at C क्या होगा? Theta at C will be 0. क्यों? क्योंकि पॉइंट सी पर क्या आएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, पॉइंट सी पर टेंजेंट कैसा आएगा, टेंजेंट विल बी हॉरिजॉन्टल। सो थीटा एट सी विल बी हाउ मच, इट इज 0। सिमिलरली डेल्टा एट पॉइंट ए क्या आ जाएगा 0, डेल्टा एट पॉइंट बी क्या आ जाएगा 0 क्योंकि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट रेस्पेक्टिवली। पॉइंट ए पे लगा है हिंज सपोर्ट, पॉइंट बी पे लगा है रोलर सपोर्ट, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, डिफ्लेक्शन विल बी 0 and deflection at point C delta C will be maximum deflection। इसकी वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा एट पॉइंट C की वैल्यू हो जाएगी 5/384 WL की पावर 4 अपॉन EI। 5/384 WL की पावर 4 अपॉन EI। Now next is case number 8. Now in this case a simply supported beam is subjected to moment at both the ends. So here moment is M, here also moment is M और ये दोनों मोमेंट्स मिलके क्या कर रहे हैं, ये दोनों मोमेंट्स मिलके बीम को हॉक कर रहे हैं। दिस इज लेंथ L, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। ठीक है, सो कैसा मोमेंट लग रहा है, हॉगिंग लग रहा है। दोनों मोमेंट्स कैसे, बोथ द मोमेंट्स आर हॉगिंग। ऐसा भी हो सकता है दोनों मोमेंट सैगिंग लगे, पर एक मोमेंट हॉगिंग लग रहा है, एक मोमेंट सैगिंग लग रहा है, उसके लिए आप ये रिजल्ट नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, जो रिजल्ट अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो तभी वैलिड है जब दोनों मोमेंट्स कैसे लगे, या तो दोनों मोमेंट्स हॉगिंग लगे या तो दोनों मोमेंट्स सैगिंग लगे। अगर एक मोमेंट हॉगिंग है, एक मोमेंट सैगिंग है, उसके लिए दिस रिजल्ट इज नॉट वैलिड। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। सो फॉर दिस केस थीटा एट पॉइंट ए इज ML by 2 EI ड्यू टू सिमेट्री। थीटा एट पॉइंट बी भी कितना हो जाएगा, ML अपॉन 2 EI एंड थीटा एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा 0 क्योंकि पॉइंट सी पर क्या हो रहा है, पॉइंट सी पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है। सिमिलरली डेल्टा एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, डेल्टा एट पॉइंट ए 0, डेल्टा एट पॉइंट बी विल ऑल्सो बी 0 एंड डेल्टा एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा, इट इज ML स्क्वायर अपॉन 8 EI। ठीक है, डेल्टा एट पॉइंट सी कितना, इट इज ML स्क्वायर अपॉन 8 EI। नाउ नेक्स्ट इज case number 9, that is a simply supported beam is subjected to point moment at one end only। ठीक है,
दिस इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट मोमेंट एट वन एंड ओनली, सिर्फ एक ही एंड पर मोमेंट लग रहा है. सो इन दिस केस सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट मोमेंट एट वन एंड ओनली, सिर्फ एक ही एंड पे पॉइंट मोमेंट लग रहा है, दूसरे एंड पर कोई लोडिंग नहीं लग रही है. सो फॉर दिस केस थीटा एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा? थीटा एट पॉइंट ए इज ml बाय 6ci. थीटा एट पॉइंट बी इज ml बाय 3i. सिमिलरली डेल्टा एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा? 0. डेल्टा एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा? 0. एंड डेल्टा मैक्स इज इक्वल्स टू ml क्यूब बाय 9√3 इंटू ei. ठीक है, यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट सी पर मैक्सिमम डेल्टा आएगा, क्योंकि इन दिस केस देयर इज नो सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं है, इसलिए पॉइंट सी पर यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन नहीं आएगा एंड पॉइंट सी पर यहाँ पे थीटा 0 भी नहीं होगा. ठीक है, नाउ अब देखिए, अगर आप पॉइंट नंबर 8 दैट इज लोडिंग नंबर 8 एंड लोडिंग नंबर 9 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यू विल गेट अ न्यू केस दैट इज लाइक दिस. ठीक है, देखिए 8 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करिए, 8 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिस मोमेंट इज क्लॉकवाइज माइनस दिस मोमेंट इज क्लॉकवाइज, ये कैंसल आउट हो जाएंगे. एंड दिस मोमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज माइनस, यहाँ पे तो कुछ लग नहीं रहा है, तो नेट क्या आ जाएगा? नेट मोमेंट आ जाएगा एट द एंड एंटी क्लॉकवाइज. समझ में आया? सो अगर आप 8 माइनस 9 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा. सो 10 इज नथिंग, इट इज 8 माइनस 9. सो दिस 10, केस नंबर 10, इट इज नथिंग, 10 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 9. सो थीटा में भी आप ऐसा कर सकते हैं. थीटा ए कितना है? थीटा ए विल बी इक्वल्स टू ml अपॉन 2ei माइनस ml अपॉन 6ei. तो कितना हो जाएगा? इट इज ml अपॉन 3ei. थीटा एट बी कितना हो जाएगा? इट इज ml अपॉन 2ei माइनस ml अपॉन 3ei. तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/3. इट इज ml अपॉन 6ei. सो थीटा भी कितना आ गया? ml अपॉन 6ei. नाउ ये जो केस नंबर 8, 9 एंड 10 है ना, इससे रिलेटेड आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स में आपको केस नंबर 8, 9, 10 का एप्लीकेशन होगा, पर्टिकुलरली फॉर कैलकुलेटिंग स्लोप्स. सो ये जो केस नंबर 8, 9 एंड 10 है, ये आपके जो थोड़े हाई लेवल के ऑब्जेक्टिव्स है ना, उनके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे इंपॉर्टेंट है वो आपको आगे समझ में आएगा जब आप मेथड्स पढ़ेंगे. जिन 5 मेथड्स की मैंने बात की थी आपसे, वो 5 मेथड्स आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा व्हाई दिस 8, 9 एंड 10 आर इम्पॉर्टेंट. आप देखिए, इसमें आपको 9 और 10 में से किसी 8 के रिजल्ट याद रख लीजिए. रिजल्ट कैसे याद रखना है? केस नंबर 9 के, केस नंबर 9 में देखिए, जिस पॉइंट पर मोमेंट लगेगा उस पॉइंट पर थीटा ज़्यादा आएगा, दैट इज ml अपॉन 3i. जिस पॉइंट पर मोमेंट नहीं लगेगा उस पॉइंट पे उसका जो रोटेशन होगा वो हाफ होगा. ठीक है, सो जिस पॉइंट पे मोमेंट लगेगा उस पॉइंट पे रोटेशन आएगा ml/3i, और उसके अदर एंड पे, सेकेंड एंड पे क्या हो जाएगा? उसका रोटेशन हाफ हो जाएगा, दैट इज ml अपॉन 6ci. दिस इज अ कंडीशन इन वन ऑफ द योर मैथड्स. ठीक है, अब वहाँ पे अब मैं आपको और इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी. सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. 8, 9 एंड 10, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव. पर आपको तीनों रिजल्ट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक भी याद रखते तो भी काम बन जाता है. अगर आप सिर्फ 9 रिजल्ट नंबर 9 याद रखें, रिजल्ट नंबर 9 आप याद रखेंगे कि जिस एंड पे स्लोप, जिस एंड पे मोमेंट लगा है उस पे स्लोप कितना आएगा? ml अपॉन 3i. उसके दूसरे एंड पे हाफ आ जाएगा. तो एक ही आपने रिजल्ट याद रखा, सेम रिजल्ट आप दूसरे एंड पर मोमेंट के लिए अप्लाई कर दीजिए. जिस एंड पर आपने मोमेंट लगाया वहाँ पे कितना हो गया स्लोप? जिस एंड पे आपने मोमेंट लगाया वहाँ पे कितना हो गया स्लोप? इट इज़ ml अपॉन 3i. उसके दूसरे एंड पे हाफ हो गया ml अपॉन 6i. 9 और 10 को ऐड कर दीजिए, आपको 8 मिल जाएगा.
तो 8, 9, 10 में से आप या तो 9 को याद रखिए या तो 10 को याद रखिए, बाकी दोनों अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, या तो आप 9 को याद रखो या तो 10 को याद रखो, नंबर 8 वाला रिजल्ट अपने आप आ जाएगा स्लोप के लिए। नेक्स्ट देखिए रिजल्ट नंबर 11। अगेन देयर इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम and this time this beam is subjected to a concentrated moment at the center। तो सेंटर पे क्या लगाया है, concentrated moment लगाया है। this is L/2, this is also L/2, this is point A, this is point B। so concentrated moment कहाँ पे लगाया है, सेंटर पे लगाया है। सो फॉर दिस केस आप देखिए, इसका सबसे पहले आप डिफ्लेक्टेड शेप देखिए, क्योंकि डिफ्लेक्टेड शेप से ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से डिफ्लेक्शन एंड स्लोप आ रहा है। सो ये मोमेंट कैसा लग रहा है, दिस मोमेंट इज एक्टिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये बीम को भी कैसा रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। देखिए पॉइंट सी पे बीम में क्या आएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन लाइक दिस। ठीक है, पॉइंट सी पे बीम में आएगा क्लॉकवाइज रोटेशन एंड इस तरीके से वो मीट करेगी एट दी सपोर्ट्स। ठीक है, तो पॉइंट सी को आपको देखना है, पॉइंट सी को आपको डिफ्लेक्टेड शेप बनाना स्टार्ट करना है पॉइंट सी से। पॉइंट सी पे क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा एंड उस क्लॉकवाइज मोमेंट से क्या होगा, रोटेशन आएगा। नाउ दिस इज पॉइंट सी एंड थीटा एट सी ए विल बी इक्वल्स टू थीटा सी बी एंड द वैल्यू इज इक्वल्स टू ml अपॉन 12 EI and theta at A will be equals to ml upon 24 EI and theta at B is also equals to ml upon 24 EI। ठीक है, ml upon 24 EI, ml upon 24 EI दोनों में आ जाएगा। नाउ अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक का जो सेंस होगा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे का भी सेंस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों का सेंस क्या है, दोनों का सेंस इज सेम। दोनों कैसे लग रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज लग रहे हैं। बोथ दी रोटेशन एट पॉइंट ए भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, पॉइंट बी पर भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब आप सेंटर में क्लॉकवाइज मोमेंट लगा रहे हैं तो सेंटर में जो क्लॉकवाइज मोमेंट लगा है उससे सेंटर में तो क्लॉकवाइज ही रोटेशन आएगा, पर जो दोनों एंड्स है वो दोनों एंड्स पे कैसा रोटेशन आएगा, दोनों एंड्स पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा। तो आप देखिए पॉइंट ए पर भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, पॉइंट बी पर भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं पॉइंट ए भी कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। पहले ऐसा था अभी घूम गया एंटी क्लॉकवाइज। पॉइंट बी पहले हॉरिजॉन्टल था अभी घूम गया एंटी क्लॉकवाइज। सो बोथ दी एंड्स आर रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब डेल्टा की बात करते हैं। डेल्टा एट पॉइंट ए कितना है, डेल्टा एट पॉइंट ए इट इज 0। डेल्टा एट पॉइंट बी क्या है, इट इज ऑल्सो 0 एंड डेल्टा एट पॉइंट सी इज ऑल्सो 0। आप ध्यान रखेंगे इन दिस केस सेंटर में भी जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, डिफ्लेक्शन इज 0, रोटेशन इज नॉन 0 बट डिफ्लेक्शन इज 0। नेक्स्ट इज केस नंबर 12, that is a fixed beam. So in this case there is a fixed beam and this fixed beam is subjected to a point load at center. This is point A, this is point B and this is point C. Now in this case the value of theta at A कितना होगा, 0, क्योंकि point A क्या है, point A is a fixed support। थीटा एट पॉइंट बी कितना होगा, इट इज ऑल्सो 0, क्योंकि पॉइंट बी इज ऑल्सो अ फिक्स सपोर्ट। थीटा एट पॉइंट सी क्या होगा, थीटा एट पॉइंट सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, क्योंकि पॉइंट सी पर क्या आएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सो इसका डिफ्लेक्टेड शेप विल बी लाइक दिस। सो पॉइंट ए पर भी थीटा 0, पॉइंट बी पर भी थीटा 0, पॉइंट सी पर भी थीटा 0। डेल्टा एट ए ऑफ कोर्स 0 आएगा, डेल्टा एट बी भी 0 आएगा। नाउ डेल्टा एट सी कितना आता है इस केस में, डेल्टा एट सी इज PL क्यूब बाय 192 EI, PL क्यूब बाय 192 EI। नाउ ये वैल्यू याद रखने से अच्छा आप ये याद रख सकते हैं डेल्टा एट सी इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू डेल्टा इन सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे आप पॉइंट लोड लगाएंगे सेंटर में तो सेंटर पे कितना डिफ्लेक्शन आता है, PL क्यूब बाय 48 EI। ठीक है, PL क्यूब बाय 48 EI आता है ना, अभी आपने देखा है PL क्यूब बाय 48 EI आता है अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पे पॉइंट लोड लगाएंगे तो।
तो यहाँ पे देखिए अगर फिक्स बीम के सेंटर पे पॉइंट लोड लगाओगे तो डिफ्लेक्शन कितना कम हो जाता है, 1/4 हो जाता है। डिफ्लेक्शन सेंटर पे हो जाएगा 1/4। सो अगर आपने सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पे पॉइंट लोड लगाया तो डिफ्लेक्शन आता है PL³/48EI। वो फॉर्मूला तो आपको याद करना ही है और वो फॉर्मूला आपको याद है। सिमिलरली अगर आप फिक्स्ड बीम के सेंटर पे पॉइंट लोड लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि सिंपली सपोर्टेड में जितना होता है उसका 1/4 कर दीजिए तो आपको फिक्स बीम का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा एट द सेंटर व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड। नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस इज केस नंबर 13। Now this is again a fixed beam and this time it is subjected to uniformly distributed load. The beam is subjected to uniformly distributed load of intensity W. Length कितना है? Length is L. So the length of the beam is L and intensity of UDL is W. So यहाँ पे देखिए we know that theta at A, this is point A, this is point B. थीटा एट ए कितना होगा? 0। थीटा एट बी भी 0 होगा। थीटा एट सी भी 0 होगा। डेल्टा एट ए 0 होगा। डेल्टा एट बी 0 होगा। नाउ डेल्टा एट सी फॉर दिस केस इज WL⁴/384EI। अगेन यहाँ पे आपको ये वैल्यू याद रखने से बेटर है, आप याद रखिए डेल्टा एट सी इज 1/5 ऑफ डेल्टा फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम व्हेन सब्जेक्टेड टू यूडीएल, उस केस में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा था? व्हेन ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल, उस केस में डिफ्लेक्शन आ रहा था 5WL⁴/384EI। यहाँ पे कितना आ रहा है? WL⁴/384EI। तो ये वैल्यू याद रखने से अच्छा आप ऐसा याद रखिए कि जितना सिंपली सपोर्टेड बीम में होता है उसका कितना हो जाता है? यहाँ पे 1/5 हो जाता है। ठीक है, सो पॉइंट लोड के लिए फिक्स बीम में 1/4 हो जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम का डिफ्लेक्शन एंड यूडीएल के लिए कितना हो जाता है? 1/5 हो जाता है। ठीक है, सो पॉइंट लोड के लिए 1/4 हो जाता है, यूडीएल के लिए 1/5 हो जाता है। सो दीज आर दी 13 फॉर्मूलाज। अगर आप ये सारे फॉर्मूलाज को याद रखते हैं तो इट विल बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू एंड आपसे एग्जाम में काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूरे फॉर्मूलाज 13 फॉर्मूलाज नहीं याद रहते हैं तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, वो तो आपको याद रखना ही है। दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला नंबर 2 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस फॉर्मूला नंबर 2 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर वाला ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली 1 से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, इट जस्ट कैलकुलेशन। सो फॉर्मूला नंबर 2, दैट इज व्हेन अ concentrated moment is acting on free end of a cantilever beam. This case is very important. Next is formula number 3 is also very important. फॉर्मूला नंबर 4 या 5 में से कोई एक आप याद रख सकते हैं, ईदर 4 और 5, ईदर 4 और 5 कोई एक आप याद रखिए। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 4 और 5 में से आप एक याद रखिए। आई थिंक आप कोई सा भी रख सकते हो, 4 याद रख लो। ठीक है, 4 याद रख लो, इट इज़ ईजी एज कम्पेयर टू 5। 5 में वो 11 वाला टर्म आ जाता है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो 4 आप याद रख लीजिए। फॉर्मूला नंबर 6 इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, सो फॉर्मूला नंबर 6 आपको याद रखना ही है। फॉर्मूला नंबर 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 8, 9, 10 में से आप सिर्फ 9 याद रख लीजिए तो बाकी का काम हो जाता है। 11 याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। ठीक है, अगर आपको ये सब फॉर्मूलेस के बाद कोई और याद रखना हो तो आप 11 को याद कर सकते हैं। बाकी 12 एंड 13 के लिए तो मैंने आपको ट्रिक्स बता ही दिया है। 12 और 13 का ट्रिक इज इट इज़ 1/4 ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड 1/5 ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। सो दीज आर दी फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने हैं फॉर योर ऑब्जेक्टिव्स इससे बहुत ही ईजिली बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। नाउ देयर इज वन मोर थिंग जो आपको यहाँ पे देखनी है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ देयर इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट द सेंटर। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम पे क्या लग रहा है? पॉइंट लोड लग रहा है एट द सेंटर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसके लिए आपको हमें पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा एंड डेल्टा। दिस इज पॉइंट ए,
दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी. सो इसके लिए बताइए व्हाट इज थीटा एट ए. थीटा एट ए इज PL स्क्वायर अपॉन 16 EI. थीटा एट बी भी सेम हो जाएगा, PL स्क्वायर अपॉन 16 EI. एंड डेल्टा एट सी आ जाएगा PL क्यूब अपॉन 48 EI. ठीक है, थीटा एट ए कितना हो जाएगा, PL स्क्वायर बाय 16 EI. थीटा बी भी सेम होगा एंड डेल्टा एट सी इज PL क्यूब बाय 16 EI. नाउ अब ये सेम सिंपली सपोर्टेड बीम है, द बीम इज सेम, मतलब उसका लेंथ सेम है. नाउ इन दिस केस जब पॉइंट लोड P इज नॉट एक्टिंग एट द सेंटर, ये जो पॉइंट लोड है ये इसेंट्रिक लग रहा है. ठीक है, सेम पॉइंट लोड है बट दिस पॉइंट लोड P इज नॉट एक्टिंग एट द सेंटर. सो दिस इज सेंटर पॉइंट C, दिस इज L/2, दिस इज L/2. बट ये जो पॉइंट लोड है वो सेंटर पे ना लग के इसेंट्रिक लग रहा है. दिस इज A एंड दिस इज B. ठीक है, सो पॉइंट लोड क्या है इस केस पे, सेंटर पे नहीं लग रहा है, इसेंट्रिक लग रहा है. नाउ इन दिस केस अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे एग्जाम में आता है तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, आप वो लिखेंगे प्लीज. इसमें लिखिए पॉइंट 1, इन सिंपली सपोर्टेड बीम, इसको SSB भी बोलते, विथ इसेंट्रिक लोडिंग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन occurs between center of span and position of load. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है और सेंटर, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में. आई सपोज कि ये जो लोड लग रहा है, ये लोड लग रहा है पॉइंट D पे, तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा वो कहाँ पे आएगा, CD में आएगा. CD रीजन में कहीं पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब इस रीजन में, इन दिस CD रीजन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, सेकेंड पॉइंट, इफ लोड P reaches very very close to support, then maximum deflection occurs at L/13 from the center. अगर लोड P, अगर ये जो लोड P है, ये लोड P को मैं उठा के इस एंड B के जस्ट पास में रख दूं, लोड P को उठा के एंड B के जस्ट पास में रख दूं, B एंड के जस्ट पास में रख दूं, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है सेंटर से L/13 के डिस्टेंस पे. तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, सेंटर से L/13 फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आएगा, L/13 पे. सिमिलरली अगर मैंने इस P लोड को उठा के एंड A के पास में रख दिया, इस P लोड को उठा के एंड A के पास में रख दिया, तो कहाँ पे आएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा ऑन दी अदर साइड, मतलब C से A की तरफ L/13 के डिस्टेंस पे आएगा. समझ में आया. तो अगर पॉइंट लोड P को आप B के बहुत पास में रख देंगे, B के जस्ट पास में रख देंगे, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, सेंटर से B की तरफ L/13 डिस्टेंस पे आएगा. और पॉइंट लोड P को अगर A के बहुत पास रख दोगे तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, सेंटर से A की तरफ L/13 डिस्टेंस पे आएगा. सो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, इट मीन्स फॉर any position of load on the simply supported beam, maximum deflection will lie in the range of, I will write position of maximum deflection will lie in the range of x is equals to L/2 minus L/13 to L/2 प्लस L/13. देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, L/2 माइनस L/13 टू L/2 प्लस L/13, मतलब इस रेंज में आएगा. ठीक है. सो अगर मैं इसको डॉटेड से बताऊँ,
this range. This range is what? This range is L by 2 minus L by 13 to L by 2 plus L by 13. मतलब आप पॉइंट लोड को कहीं भी रख लो, पॉइंट लोड को पूरे स्पान में कहीं भी रख लो, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तो L by 2 माइनस L by 13 टू L by 2 प्लस L by 13 की रेंज में ही आएगा। ठीक है, अब ये अभी तक हमने क्या बात की? अभी तक हमने बात की पोजीशन, किस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा। अब हम बात करेंगे अबाउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। देखिए इस केस में वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि पोजीशन इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 3, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज ओनली 2.5% ग्रेटर देन डिफ्लेक्शन एट सेंटर व्हेन लोड इज वेरी क्लोज टू द सपोर्ट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अगर लोड सपोर्ट के पास में एकदम चला जाता है, अगर ये जो लोड है, ये पी लोड है, इसको मैं सपोर्ट के जस्ट पास में रख देता हूं, तो जो सेंटर पे डिफ्लेक्शन आएगा उससे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना ज्यादा होगा? ओनली 2.5%। ठीक है, तो जो सेंटर पे डिफ्लेक्शन आएगा उससे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सिर्फ 2.5% ज्यादा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट पे ये पॉइंट लोड रखा हो, किसी भी पॉइंट पे ये पॉइंट लोड रखा हो, आप सेंटर पे डिफ्लेक्शन निकाल लीजिए, सेंटर पे डिफ्लेक्शन निकाल लीजिए, जो सेंटर पे डिफ्लेक्शन आएगा उसमें और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में कितना डिफरेंस होगा? सिर्फ और सिर्फ 2.5% का। ठीक है, तो अगर मैंने इस लोड को यहाँ पे रखा है, अगर मैंने इस लोड को यहाँ पे रखा है ए डिस्टेंस पे, तो आप इस पोजीशन के लिए आपको पता नहीं है ना कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा। ये पता है कि सी और डी के बीच में कहीं आएगा, पर ये नहीं पता है कि कहाँ पे आएगा। तो जब तक आपको पॉइंट नहीं पता है कि जिस पॉइंट पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, तब तक आप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन नहीं निकाल पाओगे। अभी हम आगे कई सारे मेथड्स देखेंगे कि उसमें आपको पॉइंट पता है कोई भी, तो किसी भी पॉइंट पे आप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, पर जब तक आपको वो पॉइंट नहीं पता है जिस पॉइंट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, तब तक आप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसलिए ये क्या बोल रहा है कि लोड कहीं पे भी रखा हो, लोड यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, या सपोर्ट के जस्ट पास में रखा है, तब भी जो डिफ्लेक्शन सेंटर पे आएगा उस डिफ्लेक्शन में और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में कितना डिफरेंस होगा? ओनली 2.5% का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कितना डिफरेंस होगा? ओनली 2.5%। इसलिए अगर आपसे कहीं पे भी ये लोड रखा हो, ये लोड स्पान में कहीं पे भी रखा है और आपसे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछता है, तो आप क्या बताएंगे? डिफ्लेक्शन एट सेंटर कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज होते हैं? डिफ्लेक्शन एट सेंटर बोलते थे PL³/48EI। भाई PL³/48EI तब होता है जब ये पॉइंट लोड भी कहाँ पे रखा हो, अगर ये पॉइंट लोड भी सेंटर पे रखा हो तब होता है PL³/48EI। आपको मैं बोल रहा हूँ सेंटर पे डिफ्लेक्शन निकालना, इसका मतलब ये नहीं है कि लोड को भी सेंटर पे रख दो। लोड का तो पोजीशन आपको क्वेश्चन में देगा, उस पोजीशन ऑफ लोड के लिए आपको क्या करना है? सेंटर पे डिफ्लेक्शन निकालना है। सो सपोज ये लोड रखा है पॉइंट डी पे, तो लोड को तो पॉइंट डी पर ही रहने दो। अब आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, तो आपको पता नहीं है, आपको ये पता है सी डी के बीच में कहीं आएगा, पर पता नहीं है कहाँ आएगा, तो आप सी पे डिफ्लेक्शन निकाल लो। कैसे निकालेंगे सी पे डिफ्लेक्शन? वो अभी हम आगे मेथड्स पढ़ने वाले, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सी पे कैसे डिफ्लेक्शन निकाल दिया, किसी भी पॉइंट पे कैसे डिफ्लेक्शन निकाल। तो आप क्या करो, सी पे डिफ्लेक्शन निकाल लो, दैट इज सेंटर पे डिफ्लेक्शन निकाल लो। जो सेंटर पे डिफ्लेक्शन आएगा और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा इन दी पोर्शन सी डी, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा? ओनली 2.5%। दैट मीन्स आपने जो सेंटर पे डिफ्लेक्शन निकाला है वो बहुत ही क्लोज होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के। सो इसके नीचे एक पॉइंट लिखो, इफ लोड मूव्स टुवर्ड्स इंटीरियर then difference between delta max and delta center further reduces. This means deflection at center is a close approximation of maximum deflection. ठीक है, जो डिफ्लेक्शन सेंटर पे आएगा दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, उसकी वैल्यू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के आसपास ही होगी। तो अगर आपको एग्जाम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछ रहा है
एंड आपको पोजीशन नहीं पता है कि किस पोजीशन पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, तो आप क्या करिए, सेंटर पे डिफ्लेक्शन निकाल लीजिए। कैसे निकालना है अभी हम मेथड्स पढ़ेंगे, वैसे निकाल लीजिए और आप अपना आंसर कोट कर दीजिए। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द टुडेज क्लास, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।